हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम देखने जा रहे हैं आगे की कहानी कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपना ट्रेड बंगाल में शुरू किया। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच भी थे, वहाँ पे पुर्तगीज भी थे, तो ये सारे अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोग जब वहाँ पे उनको मिले, तो फिर कंपनी को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रॉब्लम हुई कि इन लोगों के साथ अगर हमने यहाँ पर शेयर लिया तो हमारा शेयर तो कम हो जाएगा, हमारी मोनोपोली तो रह नहीं जाएगी। बेसिकली दे वांटेड द मोनोपोली, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा सके। मोनोपोली मीन सिर्फ मेरी चले, किसी और की ना चले। ठीक है, दैट इज नोन एज द मोनोपोली। तो इसीलिए, क्योंकि जहां पर आपको अपनी ही चलानी है, दूसरे लोग भी हैं, उनको भी टैकल करके रखना है, सो दैट उनको किसी तरीके से हैंडल किया जाए और अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए काम किया जाए। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अपार्ट फ्रॉम these business activities, they got involved also in the पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ गया बिकॉज कि दूसरे लोग भी अवेलेबल थे। अगर दूसरे लोग अवेलेबल ना होते तो कंपनी को इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। कंपनी अपनी कंट्री से केवल अपने लिए चार्टर लेकर आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई कंपनी आकर के भारत में व्यापार नहीं कर सकती या ईस्ट में व्यापार नहीं कर सकती। टोटल चार्टर जो मिला था वो ईस्ट का मिला था, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज का। चीन हो, भारत हो, इंडोनेशिया हो, हर तरह की कंट्रीज यहाँ पे जो ईस्ट में हैं, वहाँ पे हर तरह की कंट्रीज से बिजनेस करने का उसको फरमान मिला हुआ था, उसको चार्टर मिला हुआ था। कहाँ से? महारानी एलिजाबेथ वन से। कुछ समय के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता था। ठीक है। सो अब हम आगे देखेंगे कि जब ये पॉलिटिक्स उनको शुरू करनी पड़ी तो हाउ दे स्टार्टेड टैकलिंग ऑल दीज थिंग्स, किस तरीके से उन्होंने ये चीजें करनी शुरू की। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी कंपनी, अपनी जो फैक्ट्री थी, जो कंपनी क्या है, उसकी कई फैक्ट्रीज हो सकती हैं। कंपनी तो एक नाम है, राइट? बट जहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज द फैक्ट्री। ठीक है। तो फैक्ट्री उन्होंने खोली, सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने खोली 1651 में, हुगली रिवर के नियर बाई। हुगली रिवर कहाँ पे है, आप मैप में जाकर के जरूर देखिएगा, अदरवाइज देयर इज नो यूज। आप जब तक मैप नहीं कर पाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे कि जियोग्राफिकल एरिया कहाँ था जहाँ पे ये काम हुए, तब तक आपको इन चीज़ों को पढ़ने में ना तो आनंद आएगा, ना ही ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी इजिली। राइट। तो सबसे पहले फैक्ट्री उन्होंने हुगली रिवर के नियर स्थापित की, उसके आसपास उन्होंने स्टैब्लिश की। और उसके आसपास उन्होंने एक काम और शुरू किया, उन्होंने फोर्ट बनाने शुरू किए, किले बनाने शुरू किए। फोर्ट बनाना क्यों शुरू किए? सो दैट कल को अगर लड़ाई हो तो वो फ्रेंच से या दूसरों से, या फिर अगर उनको कोई रोके उनके बिजनेस में, तो उनसे वो लड़ सकें। तो उन्होंने धीरे धीरे फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे। आए थे आप बिजनेस करने, कंपनी खोली थी। कौन सी कंपनी है जो फोर्ट बनाती है और साथ में बंदूक रखती है, अपने सैनिक रखती है? उन्होंने अपने सैनिक और ये सारी चीजें रखनी शुरू की, फोर्ट बनाने शुरू किए। ठीक है। हुगली रिवर के आसपास फोर्ट भी बनाने शुरू किए और फैक्ट्री बनाने शुरू की। एक वर्ड आप ये समझ लीजिएगा, फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उस समय जो ट्रेडर्स होते थे, जो बिजनेस करने आते थे, जिनको की कंपनी ने बुलाया कि आओ और बिजनेस करो, वहां पे वेयर हाउसेस बना दिए फैक्ट्रीज के फॉर्म में, जहां पे सारा सामान बेचने के लिए जो जाता था वो रखा जाता था। तो वो जो ट्रेडर्स होते थे, उन्हीं ट्रेडर्स को क्या कहा जाता था? फैक्टर्स कहा जाता था। इट मे बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस कि फैक्टर्स क्या थे, फैक्टर्स किनको कहा जाता था। तो फैक्टर्स कुछ और नहीं थे, जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे उस समय, उन्हीं को फैक्टर्स कहा जाता था। उन लोगों ने मर्चेंट्स को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने मर्चेंट्स को और ट्रेडर्स को, जो व्यापारी थे, उनको बुलाया कि आओ, इसी के आसपास तुम सेटल हो जाओ। जो फोर्ट बना हुआ है, जो किला बना हुआ है, उसी के आसपास सेटल हो जाओ। तो किला वो ऐसे बनाते थे, पूरा का पूरा घेर लेते थे, एक छोटी सी सिटी बना लेते थे। उसी सिटी के अंदर सारे के सारे ट्रेडर्स और सारे के सारे मर्चेंट्स रहा करते थे। फोर्टिफिकेशन उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके अलावा इन्होंने एक काम और किया था। वो क्या काम था? बहुत ही जबरदस्त काम किया था, जिसको कहते हैं ब्राइब करना, यानी घूस देना। इन्होंने घूस दिया था किसको? जो मुगल ऑफिशियल्स होते थे। एक तो दिल्ली में राजा होता था, बादशाह होता था। जैसे उस समय मुगल बादशाह जो हुआ करता था, वो हुआ करता था आपका औरंगजेब। अंग्रेज जब आए थे, जिस समय ये सब हो रहा था, औरंगजेब हुआ करता था। ठीक है। औरंगजेब के समय में, औरंगजेब 1707 में मरा है, 1707 में। ये बात हो रही है 1651 की। सो जब औरंगजेब की बात हो रही है, तो औरंगजेब जो है वो दिल्ली में बैठता था, बट पूरे के पूरे इंडिया पे रूल करने के लिए हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो हर जगह वो अपने रिप्रेजेंटेटिव रख देता था। जैसे क्लास में एक मॉनिटर रखा जाता है, कि टीचर हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए जितनी क्लासेस को वो संभालता है, हर एक क्लास में एक एक मॉनिटर रख देता है, सो दैट उनकी अब्सेंस में ये मॉनिटर मॉनिटरिंग करे कि क्लास में क्या चल रहा था। ठीक उसी तरीके से ये जो मुगल ऑफिशियल्स हैं, ये जो नवाब
हैं ये मुगल जो बादशाह था यानी जो औरंगजेब था उसके बिहाफ पे बंगाल में, उड़ीसा में, हर जगह पे अपनी अपनी सेटलमेंट बनाए बैठे थे और वहां से ही वो मुगल बादशाह के नाम पे कि हाँ ऑन द नेम ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब वी आर रूलिंग हियर। सो बेसिकली रूलर वही था, औरंगजेब ही था, बट ये नवाब उसकी हेल्प करते थे रूल करने में, उसके काम को यहाँ पे करते थे, यानी कि यहाँ से रेवेन्यू लेना, यहाँ की जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखना, ये सारे काम वो किया करते थे। ठीक है। तो जो भी ये नवाब हुआ करते थे उनके अंदर जो जो भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ऑफिशियल जो अधिकारी हुआ करते थे नवाब के अंडर, नवाब तो अलग अलग होते ही थे, उनके अंडर भी ऑफिशियल्स होते थे जिनकी हेल्प से ये काम किया करते थे। तो ये नवाब के जो ऑफिशियल्स होते थे वो क्या करते थे, हर जगह से जमींदारी वसूलते थे, यानी टैक्स वसूलते थे। जो आपके लोकल किसान होते थे, उन किसानों ने जो कुछ पैदा किया, खेत में जो कुछ पैदा किया, उस खेत का कुछ हिस्सा जो पैदा हुआ है उसका कुछ हिस्सा जमींदारी की तरह, टैक्स की तरह देना पड़ता था। तो ये सारी चीजें ऑफिशियल्स के हाथ में थी। लेकिन जो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया, मुगल ऑफिशियल्स को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को क्या किया, घूस दे दी। जितने पैसे की जमींदारी थी, थोड़ा सा एक बार में पैसे देकर कि हाँ यार तुम अपनी लाइफ आराम से जीना, तुम छोड़ो, ये हमें दे दो। ऐसे करके उन्होंने जो जमींदारी राइट्स थे वो लेने शुरू किए, और अब जमीन से जो पैदा होता था, खेतों से जो पैदा होता था, उसका एक हिस्सा अंग्रेजों ने खुद रखना शुरू किया, जिसको जमींदारी राइट्स कहते हैं। ये जमींदारी राइट्स इस तरीके से मुगल ऑफिशियल से इन्होंने ब्राइब करके ले लिए। ठीक है। और उन्होंने कितने विलेज लिए स्टार्ट में, 3 विलेजेस लिए। ठीक है। 3 विलेजेस लिए, और फोर्टिफिकेशन सबसे पहले किस ईयर में किया था वो भी आप याद रखें, 1691 में फोर्टिफिकेशन किया था। ठीक है। इसी के अराउंड ये सब हो रहा था, फोर्टिफिकेशन के बाद की बात है। उन्होंने ऑफिशियल से जो मुगल ऑफिशियल से सारा उनको ब्राइब करके उनसे जमींदारी राइट्स ले लिए, और 3 विलेजेस स्टार्टिंग में लिए। उनमें से एक विलेज का नाम था कालीकाता। कालीकट नहीं, कालीकट अलग है। कालीकाता, जो कोलकाता आज की डेट में जाना जाता है बंगाल में, उसको कहा जाता है कालीकटा। तो 3 गांव उन्होंने ले लिए जिसमें से एक कालीकाता था, और कालीकाता से वो वहां से जमींदारी यानी कि टैक्स वसूलने लगे। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक काम और किया, वो काम उन्होंने और क्या किया, औरंगजेब को उन्होंने, दे परसुआडेड औरंगजेब, उनको मनाया, औरंगजेब को उन्होंने मनाया कि एक काम करो कि आप हमें ट्रेड करने दो, लेकिन ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो। ड्यूटी फ्री ट्रेड का क्या मतलब होता है, जब भी आप कोई सामान हमारे यहाँ बेचते हैं या किसी मार्केट में बेचते हैं, तो मार्केट जो अवेलेबल कराई गई है, उस मार्केट को अवेलेबल कराने में, वहाँ पे सेफ्टी देने में, वहाँ पे सुरक्षा देने में, वहाँ की व्यवस्था करने में कुछ मेहनत लगती है, कुछ खर्च लगता है। तो उस खर्चे के लिए, निकालने के लिए क्या होता है, उस खर्चे को निकालने के लिए टैक्स लिया जाता है आपसे, जो भी उस बाजार में बेचने आता है उससे टैक्स लिया जाता है। जैसे अगर आप एक दुकान खोल के बैठो और उस दुकान से साड़ियां बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, कोई भी सामान बेच रहे हो, तो उस दुकान का किराया आपको देते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, दुकान की मेंटेनेंस, इन सारी चीजों का काम, वो जो फर्स्ट जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, वो इसी पैसे से जो आपसे ले रहा है, वो तो किराया होता है। बट हाँ, जो एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक चीज होती है, जो कि सभी के लिए अवेलेबल होती है, तो पब्लिकली उन चीजों को कौन करती है, सरकार करती है। तो औरंगजेब उस समय क्या था, रूलर था इंडिया का। तो उसने क्या किया कि इनसे टैक्स लेना शुरू किया कि जितना भी आप जो व्यापार करते हो, जितना भी ट्रेड करते हो, उसके बदले आप हमें अपना सामान बेचने और खरीदने पे टैक्स दोगे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आप है वो हमें सब दोगे। ठीक है। ये जो है औरंगजेब ने कर रखा था। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या कहा कि यार बाकी लोग तो देते ही हैं तुम्हें टैक्स, जो इंडिया के बिजनेसमैन है वो तो टैक्स देते ही है ना, हमें ड्यूटी फ्री कर दो, हम स्पेशल लोग हैं, हम बाहर से आए हैं, हम दूसरे देश से आए हैं, स्पेशल हैं हम तो हम तुम्हारे मेहमान हैं, तो काइंड ऑफ इस वजह से आप हमारे लिए ड्यूटी फ्री कर दो। और औरंगजेब को उन्होंने मनाया, और औरंगजेब ने ड्यूटी फ्री कर दिया। तो एक चीज कि मुगलों ने घूस लेकर के, मुगल सरदारों ने घूस लेकर के जमींदारी दे दी, एक चीज ये। और दूसरा, औरंगजेब जो था वो इतना दूरदर्शी नहीं निकला उस समय कि ये क्या करना चाह रहे हैं, उतना गहराई से नहीं सोच पाया कि हाँ क्या करना चाह रहे हैं ड्यूटी फ्री के नाम पर। तो ड्यूटी फ्री का एक फरमान इनको मिल गया, फरमान यानी एक ऑर्डर मिल गया कि ठीक है, वी आर इन एग्रीमेंट कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। जब आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करोगे, तो आप जो सामान 10 रुपए का बना रहे हो, सपोज 10 रुपए का सामान बना रहे हो और टैक्स उस पर 2 रुपए देना पड़ता है, तो 12 रुपए आपकी टोटल सामान बनाने की कीमत हो गई। तो जब 12 रुपए आपके सामान बनाने की कीमत है, तो ऑब्वियसली आप अपने सामान को महंगा ही बेचोगे मार्केट में। अगर 12 रुपए बनाने में लगे हैं तो एटलीस्ट 20 रुपए का वो सामान बेचोगे आप। लेकिन अगर ये ड्यूटी फ्री ट्रेड हटा दिया जाए, ड्यूटी फ्री हटा दी जाए, ड्यूटी फ्री कर दिया जाए, तो उसके केस में क्या होगा कि वो सामान जो 12 का था, जिसको बनाने में 12 रुपए लगे, अब उसको बनाने में केवल 10 रुपए लग रहे हैं। तो उस सामान को आप 10 रुपए बनाने में लग रहे हैं, तो जो 20 रुपए में बेच रहे थे, अब वो 18 में बेच सकते हो। तो जब आप 20 की चीज अब 18 में बेचने लगोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी चीज सस्ती हो जाएगी। जब चीज सस्ती हो जाएगी, तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, राइट? आपकी लागत कम हो गई, फायदा उतना ही रहा।
आपका फायदा कॉस्ट घटाने से नहीं घटा, बिकॉज आपकी जो टैक्स देने की चीज थी वो हट गई। इस वजह से आपने अपना सामान सस्ता कर लिया, तो आपका बेनिफिट उतना ही रहा। अगर बेनिफिट उतना ही रहा तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका सामान महंगा होगा, उनको कोई नहीं खरीदेगा। बट अंग्रेजों का सामान तो लोग खरीदते रहेंगे ना, क्योंकि अंग्रेजों ने सस्ता कर दिया। तो इस वजह से ड्यूटी फ्री ट्रेड करके इन्होंने भारत का जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जिसपे कि इंडियंस का एक तरीके से, जो इंडियंस यहाँ पे ट्रेड करते थे उन ट्रेडर्स को खत्म करने की एक बहुत ही माइन्यूट जो है कॉन्स्पिरेसी इन्होंने शुरुआत में की। बहुत ही सोची समझी चाल थी इनकी जो इन्होंने की। और इस तरीके से इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको ही प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके अलावा हमें लॉस भी हुआ। लॉस कैसे हुआ? लॉस ऐसे हुआ कि ड्यूटी फ्री करने को बताया गया था किसको? जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, दूसरा कोई ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी में बिजनेस करते थे उसके अलावा जो प्राइवेट बिजनेस करते थे ना, उस प्राइवेट बिजनेस के समय भी ये ड्यूटी फ्री ही करते थे। जो फरमान होता था ना, वो फरमान अपना पर्सनल बिजनेस करते समय भी दिखाते थे कि देखो मेरे पास ये फरमान है। लोग कहते थे कि नहीं, ये तो सिर्फ कंपनी के ट्रेड के लिए है, ये तो आप पर्सनल कर रहे हो, ये कंपनी का ट्रेड नहीं है, ये तो पर्सनल कर रहे हो। उसने बोला नहीं, ये हमारा है। और इतना ही नहीं, वो क्या करते थे, वो फरमान जब किसी अपने रिश्तेदार को, जो अंग्रेज थे, जब किसी रिश्तेदार को ट्रेड करना होता था उनके, तो मिला उनको होता था कंपनी का ऑफिशियल होने के नाते। लेकिन अगर उनका कोई रिश्तेदार था जो कंपनी का ऑफिशियल नहीं था, तो ये जो फरमान था ना, ये उसको दे देते थे। अब क्या करते थे ये लोग, जो उनके रिश्तेदार होते थे, वो उस फरमान को लेकर के वो खुद भी ट्रेड करना शुरू करते थे फ्री में, ड्यूटी फ्री। अब जब ड्यूटी फ्री ट्रेड करोगे, टैक्स आएगा नहीं गवर्नमेंट के पास, तो क्या होगा? लॉस होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, यही हुआ। तो इस तरीके से औरंगजेब को, यानी भारत सरकार को लॉस होने लगा, रेवेन्यू का लॉस होने लगा। जब इस तरीके से रेवेन्यू का लॉस होने लगा और जब ये बातें नवाबों को समझ में आई, जो बंगाल में बैठे थे, अलग अलग जगहों पे बैठा रखे थे, इन लोगों के जब दिमाग में ये बातें समझ में आने लगी, देन दे अपोज्ड। तो उसमें सबसे पहला जो अपोज करने वाला नवाब था, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां, MKK। ठीक है, स्मॉल में लिख ले रहा हूं। अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इन नवाबों ने अपोज किया और क्या हुआ उसका नतीजा। आइए देखेंगे अगले वीडियो में। अभी का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके नॉलेज गेन करने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके नए सेशन के लिए। थैंक यू।